चले बच्चों, बी एक्टिव स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में टॉपिक 2 जो है हमारे पास वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वर्क, पावर और एनर्जी से रिलेटेड आइडियाज को हमने कवर अप करना है। इसमें इसमें हम वर्क, आज का टॉपिक जो होगा वो हमारा टोटली बेस करेगा वर्क पर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर और एनर्जी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क डन इन फिजिक्स, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें कि कभी कहीं पर अगर किसी बॉडी की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही हो तो वी विल से दैट वर्क इज सेड टू बी डन। कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम या ज्यादा हो रही हो, द वर्क इज सेड टू बी डन। कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही हो, देन द वर्क इज सेड टू बी डन। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग नजर आ रहा है आपको, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग ऑब्वियसली एनर्जी स्टोर करेगा, और जहां कहीं भी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हो जाए वहां पे वर्क डन जो है वो लाजमी होता है। अब वर्क डन इन फिजिक्स आपको हम बिल्कुल बेसिक चीज पे रखेंगे। वो बहुत बेसिक पे तो नहीं जाना हमने। दैट व्हेन अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी and the body covers some displacement in the direction of force, then the work is said to be done. तो वर्क का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि W से डिनोट करते हैं, और ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यहां से आप ध्यान में रखें कि आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट्स की शक्ल में भी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, द कंप्लीट फॉर्मूला इज एफ डी कॉज थीटा। अब यहां पर या तो किसी केस में आपको फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ सकता है विद द डिस्प्लेसमेंट, या फिर किसी केस में आपको डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना पड़ सकता है कंपोनेंट। लेकिन जब भी आप रिजॉल्व करेंगे, आप हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। एक बात, कॉस थीटा चूंकि इसमें इन्वॉल्व है, तो कॉस 0 डिग्री हैज वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री हैज अ वैल्यू 0, एंड cos 180 डिग्री एज अ वैल्यू -1। तो यहां पर 1 से लेकर 0 तक, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हमारे पास जो वर्क की कैटेगरी आ रही है वो पॉजिटिव है। एग्जैक्ट 90 डिग्री पे हमारा वर्क क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और 90 डिग्री से आगे, लेट से 91 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो नेचर ऑफ वर्क होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये आगे खैर और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क क्या होता है। तो यहां तक डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं, और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी आपका पहला ही न्यूमेरिकल है बुक का कि एक 40 न्यूटन फोर्स है, 20 डिग्री एंगल है, ठीक है, और 20 मीटर लॉन्ग ग्रास जो है वो हमने कट करनी है। तो पूरा फॉर्मूला लग जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब F हमारे पास कितना है जी? 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 20, अब कॉज 20 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों जब कोई ऐसा एंगल आ जाए जिसकी नॉर्मल वैल्यू हमें नहीं पता होती, तो देखें कॉज 0 डिग्री पे आंसर है 1, और कॉज 30 डिग्री पे हमें पता है कि आंसर होता है 0.86। तो ये जो कॉज 20 डिग्री है, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी लेकिन 0.86 से ज्यादा होगी। तो आप इसको लेट से 0.9 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हमें कैलकुलेटर यूज अलाउ नहीं है, तो हम इस तरीके से अपनी इवेल्युएशन को सेट कर सकते हैं। तो आगे फिर इसकी सिंपल कैलकुलेशन हम जो भी करेंगे, हमें अपना अप्रोक्सीमेट आंसर कम से कम इससे मिल जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया कि कॉज की कोई अनयूजुअल वैल्यू वैल्यू आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। अब आ जाए हमारे पास वर्क है, ये फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, ये डिस्प्लेसमेंट के जो कि यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में दिए हुए। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई कंपोनेंट आई से और जे कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपके पास बच्चों सिंपली 50 जूल आंसर आ जाएगा। बट कभी कभार चीजें सिंपल नहीं भी होंगी। जैसे एक प्रॉब्लम है आपके सामने कि फाइंड द वर्क डन, फोर्स गिवन है आपके पास 3i प्लस 2j। तो फोर्स तो कंपोनेंट्स में गिवन है, लेकिन आपको दो पॉइंट्स दिए हैं डिस्प्लेसमेंट के, 2 और -1।
6 और 4। तो पहले तो आप इनको लिखेंगे, R1 पॉइंट है 2i माइनस जे, ये लिखने का तरीका है 2 और -1 को। तो सिमिलरली R2 को हम क्या लिखेंगे, 6i प्लस 4j। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, उसका मतलब होगा R2 माइनस R1। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4i, और 4 में से j को माइनस करेंगे जो पहले ही माइनस है, तो ये 4i प्लस 5j हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास देखें, अब हम डील करेंगे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ। डॉट प्रोडक्ट में डील करेंगे, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, 3i प्लस 2j डॉट 4i प्लस 5j एंड सो ऑन, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास 22 जाउल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक और भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आपके जिम्मे है, बिल्कुल वैसे ही है। 2 पॉइंट्स दिए, डिस्प्लेसमेंट के फोर्स दिए, और आपने डॉट प्रोडक्ट से इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इससे आगे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैंने आपसे ये कहा कि आपने हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो गिवन एंगल है वो देखना है। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि अ फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, बट द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज द वर्क डन? तो बच्चों वर्क डन आपने एफ डॉट डी में, अगर एफ डी कॉस थीटा यूज करना है, यानी ये वाला कंपोनेंट आपने यूज करना है फोर्स का, तो फिर आपको एक्स एक्सिस वाला एंगल रिक्वायर होगा। ठीक है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये रिमेनिंग कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो बताया चाहे 60 हो, सॉल्व आपने इसको किससे करना है, 30 डिग्री से। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉज 30 से सॉल्व होगा, जबकि आपको क्वेश्चन में बताया क्या होगा 60, और वो बताया होगा विद द वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई ये वाली? ठीक है, अब खान साहब आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, दुआ ये मांग रहे हैं कि आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये याद भी हो जाए। अब आते हैं हम पॉजिटिव वर्क केसेस पर। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। जब आपका जो एंगल थीटा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री, तो वर्क हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वर्क हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब मैं आपको एक चीज याद करवाता हूँ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वैसे तो आगे भी पढ़ लेंगे, लेकिन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चों जब कभी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आए, तो आप समझ जाएंगे कि वर्क की नेचर उस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसमें कई एग्जांपल्स हैं। पुशिंग या पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंगल 0 डिग्री। कार स्पीड अप कर रही है, एंगल 0 डिग्री, या स्पीड अप कर रही है तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, आप घास काट रहे हैं, लॉन रोवर को मूव कर रहे हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस इज अ पॉजिटिव वर्क। क्यों? क्योंकि चार्जेस जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो बढ़ना पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन भी पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम आ जाएं, तो प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा, तो ये दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, और वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में भी एग्जांपल सुन लें, कि अगर एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा हो, तो साइक्लिक प्रोसेस में भी जो वर्क डन है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये सारी बच्चों एग्जांपल्स हैं किसकी, पॉजिटिव वर्क डन की। और नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन W is equal to एफ डी cos theta, where your theta should be greater than 90 degree but less than or equal to 180 डिग्री। इस रेंज के दरमियान दरमियान आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। और एक और पहचान ये कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो वर्क की नेचर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब हम किसी बॉडी को लिफ्ट अप करते हैं, तो उसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, और वेट फोर्स है, जबकि उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है अपवर्ड।
तो वेट और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 180 डिग्री, वर्क डन नेगेटिव। दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करें, वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब वर्क डन विल बी नेगेटिव इसलिए होगा कि ये दोनों नेगेटिव चार्जेस अगर दूर से एक दूसरे की तरफ फेंके जाएं तो करीब आते होते ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और रिपल्शन की वजह से इनकी स्पीड बच्चों क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और डिक्रीज इन स्पीड हमारे पास किस चीज की पहचान है, नेगेटिव वर्क डन की। तो कार ब्रेक अप्लाई करना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, रिपल्शन ऑफ चार्जेस। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल जो पहले पॉजिटिव वर्क में थी उसको बिल्कुल उल्टा दे। अब प्रोटॉन अगेंस्ट और इलेक्ट्रॉन अलोंग मूव करेगा तो हमारे पास जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगी नेगेटिव वर्क के केसेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आना। और अब आते हैं जीरो वर्क डन के केसेस। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज 90 डिग्री। ये चले पहले एफ डी कॉस थीटा से शुरू कर लेते हैं। इफ देर इज नो फोर्स, वर्क डन जीरो। If there is no displacement, work done zero, or if their cos 90 degree is available, then work done will also be zero। एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लग रही, या नेट फोर्स जीरो है, या नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ तो उस पर फोर्सेस तो लग रही हैं, बट उसका नेट जो है वो जीरो है, तो वर्क नहीं होगा। आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, वर्क डन जीरो होगा। आपने एक चीज को उठा लिया है तो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और आप उसे लेकर आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। एंगल हर पॉइंट पर 90 डिग्री है, तो आपका वर्क डन जीरो होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट करती, जबकि बॉडी की टेंजेंशियल या लीनियर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द टेंजेंट होती। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, हर पॉइंट पे एंगल मुसलसल कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये बड़ा मशहूर सवाल है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज ऑलवेज जीरो। तो जहां कहीं कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी, उसका जो नेट वर्क डन होगा बच्चों वो क्या होगा, जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स भी इसी तरह काम करती है सेंट्रीपिटल की तरह। खुद सेंट्रीपिटल भी वर्क डन बाय स्टार्स ऑन प्लैनेट्स, एंड थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दूं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें वर्क होता है एफ डॉट डी, जबकि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट तय करती है वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, और थर्मोडायनेमिक्स में चेंज ऑफ वॉल्यूम तय करता है कि वर्क होगा या नहीं होगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, वो जिसमें चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि आइसोकोरिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहां से मैं आपको, चलें वो ग्राफ पे आएगी बात जब, तो फिर चलते हैं। ठीक है, ये उसी तरह क्वेश्चन है, वर्क इज ऑफन थॉट इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल और मेंटल एफर्ट, बट इन फिजिक्स द वर्क इन्वॉल्व टू थिंग्स दैट आर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन इन ऑल ऑफ द फॉर्म्स। F cos theta is the component which is in the direction of displacement, and F sin theta is the component which is perpendicular to the displacement. Work done in case of a pail when person holding the pail, तो होल्ड करने में कोई वर्क नहीं होता। वर्क डन बाय पर्सन ऑन पुशिंग द वॉल, वॉल डिस्प्लेस ही नहीं होगी, जीरो। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन। If the angle between force and displacement is zero, work done will be maximum, and work done will be maximum when the force and displacement are at 0 डिग्री। अब ये देखें, एक बॉडी है जिसका मास m है और रिवॉल्व कर रही है किसमें, सर्कल में। सर्कल का क्वेश्चन आ जाए और साथ इन्वॉल्व हो जाए वर्क डन, तो बहुत कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि सर्कल में इन्वॉल्व होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जो 10 मीटर कवर करती है जब उस पर 5 न्यूटन फोर्स लगते हैं, लेकिन वर्क 25 जाउल्स होता है। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुई है, फोर्स 5 न्यूटन लगी है, लेकिन वर्क 25 जाउल हुआ है। तो फिर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब वर्क हुआ 25 जॉल है, बट अकॉर्डिंग टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इसको होना तो 50 जॉल चाहिए था। तो कॉज ने कोई ना कोई रोल प्ले किया होगा, तो 25
इज इक्वल टू 50 कॉस थीटा, ये 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको पता ही है कि कॉस की 60 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो हम यहाँ पर 60 डिग्री जो है वो चूज कर लेंगे। अब वो कहता है यू लिफ्ट अ हैवी बुक फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रूम टू कीप इट इन द बुक शेल्फ हैविंग हाइट ऑफ 2 मीटर। इन दिस प्रोसेस यू टेक 5 seconds, द वर्क डन बाय यू विल डिपेंड अपॉन। तो जो वर्क डन है अकॉर्डिंग टू W इज इक्वल टू FD, इसको आप MGH भी तो लिख सकते हैं ना। तो वर्क डन जो है वो वेट और हाइट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर टाइम अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर हम इसको पावर के फैक्टर में ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे कह देंगे जी वेट ऑफ द बुक एंड हाइट ऑफ द बुक शेल्फ। सेम इसी तरह बच्चों ये वाला सवाल डॉट प्रोडक्ट से होना, ये आप खुद करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा मजे का सवाल है कि एक फोर्स है 5 न्यूटन की, 15 kg मास दिया हुआ है, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ द मोशन। अब इसमें फर्स्ट सेकेंड जब टाइम इन्वॉल्व हुआ है कि सिर्फ पहले सेकेंड में कितना वर्क होगा, तो देखिए W इज इक्वल टू लिख दिया FD। अगर इसको FD की बजाय FS लिखें तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे, क्यों S जो है वो 1/2 AT² भी लिखा जा सकता है, द डिस्टेंस इक्वेशन। अब एक्सेलेरेशन तो फिर गिवन नहीं है, तो फिर क्या हो गया 1/2 T², तो एक्सेलरेशन को F/m भी तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन रही है, W इज इक्वल टू F²T² डिवाइडेड बाय 2m। अब आप सब हैरान मत हो कि ये इक्वेशन कहां से आ गई, और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं P² डिवाइडेड बाय 2m। अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं था, बिल्कुल था। तो ये क्वांटिटी बेसिकली क्या बन रही है, इम्पल्स। तो जब कभी टाइम के बेसिस पर आपसे पूछा जाए कि इतनी देर में कितना काम हुआ है, इतनी देर में कितना काम हुआ है, तो फिर आप इस इम्पल्स के फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर लें और वर्क डन को लिख रहे हैं इम्पल्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और यहाँ पे इम्पल्स हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स कितनी गिवन है हमें 5 न्यूटन, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स है 5 न्यूटन, 25 हो जाएगा, टाइम 1 सेकेंड है, डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास मास है 15 kg, तो 25/30, और ये हमारे पास 5/6 जाउल्स जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये है अगर टाइम इन्वॉल्व हो जाए कि इतने टाइम में कितना वर्क हुआ है, तो फिर हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ग्राफ्स फॉर द वर्क। तो वर्क जो है बच्चों वो कई तरह के ग्राफ से फाइंड किया जा सकता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ एंड पावर टाइम ग्राफ। यहीं पर देख लें, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सटेंशन, प्रेशर वॉल्यूम और पावर टाइम। यहां पर एरिया, यहां पर भी एरिया, यहां पर भी ग्राफ का एरिया, ठीक है, और यहां पर भी ग्राफ का एरिया, यानी इन सब के सब ग्राफ का हम बेसिकली एरिया फाइंड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में देखें, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल मिलेगा, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से वर्क फाइंड करेंगे। यहाँ ट्राइंगल बनेगा तो 1/2 FD से वर्क फाइंड करेंगे। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक क्लोज शेप में काम करेगा, तो क्लोज शेप में याद रखें हमारे पास जो वर्क डन है वो 0 होगा। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्लोज शेप में वर्क डन 0 देगा, बट मैं यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर दूं, इफ इट इज अ प्रेशर वेव वॉल्यूम ग्राफ, तो फिर क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्लोज पाथ में काम करें तो वर्क डन 0 होगा। उसकी वजह वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड याद करें कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से क्लोज पाथ में किया गया वर्क हमेशा 0 होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में तो काम होता है साइक्लिक प्रोसेस में। तो थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों वर्क 0 नहीं होता, बट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी 0 होती है, क्योंकि वो फाइनल और इनिशियल वैल्यूज पर डिपेंड करती है, और साइक्लिक प्रोसेस हमेशा इनिशियल से फाइनल उसी स्टेज पे आता है जहां से वो शुरू करता है।
तो इसलिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनामिक्स में जीरो होगा, वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में जीरो नहीं होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, वो एरिया जो अबव द मीन लाइन होगा इट विल बी अ पॉजिटिव वर्क, और वो एरिया जो बिलो द मीन लाइन होगा इट विल बी अ नेगेटिव वर्क। तो अब देखें यहां पर हमसे उसने कहा है कि .1 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक बताएं कितना वर्क हुआ है। तो इस सारे पाथ को मैं यूं देखता हूं कि ये एक पॉजिटिव वर्क है, ये भी एक पॉजिटिव वर्क है, और ये उस जितना ही नेगेटिव वर्क है, ये भी एक पॉजिटिव वर्क है। तो जो इक्वली पॉजिटिव और इक्वली नेगेटिव हैं वो तो कैंसिल हो गए। अब इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को सॉल्व करना वर्क प्रोवाइड कर देगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1, अच्छा मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा? तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है, इनके दरमियान कितना गैप है ये देखना है। तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास होगा 10 जूल, बाद में यूनिट देखते हैं। और इसी तरह ये भी एक रेक्टेंगल है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 1, तो ये भी 10 जूल। अब यहाँ पे वर्क का यूनिट जाउल नहीं अर्ज यूज हुआ है, आपको पता है अर्ज भी यूनिट है वर्क का। तो 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ज के बराबर होता है। तो 10 प्लस 10 टोटल 20 अर्ज जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल होते हैं वर्क डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब देखें यहाँ पर वो कहते हैं कि एक ग्राफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो शो किया गया है। आप सिर्फ वर्क फाइंड कर दें जब बॉडी को x = 0 से x = 35 तक डिस्प्लेस किया गया। भाई ग्राफ तो 40 तक जा रहा है, लेकिन उसने हमसे पूछ लिया 35 तक। अब 35 तक का पंगा लेने से बेहतर है कि आप पहले इसको 40 तक सॉल्व कर लें। एरिया फाइंड करना है, तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, और ट्रेपीजियम के एरिया फाइंड करने का तरीका है ए और बी, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो देखो जी 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ए साइड की डिस्टेंस कितना है 40, प्लस बी का डिस्टेंस 10 से लेकर 30 तक कितना है 20, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है वो है 10। तो बच्चों देखो क्या बन रहा है, 40 प्लस 20 60, 60/2 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 10। तो पूरा वर्ग अगर 300 जाउल्स बन रहा है तो 300 के करीब तरीन जो आंसर है वो 287 है। यानी यहां तक इस हिस्से को छोड़कर बाकी जो टोटल वर्क हुआ है वो 287.5। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सॉल्व हो गया। यहां तक मुझे कंफर्म कर दें, समझ आ गई ये चीजें? दैट्स गुड। अब फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, तो W = 1/2 F डेल्टा L, ये आपके एफएससी में सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 17 में ये ग्राफ जो है वो यूज होते हैं। बहरहाल आप ज्यादा फोकस करेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे, बाकी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है तो P डेल्टा V से वर्क फाइंड होगा। इस पे हम इन डिटेल फिर थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस आ जाती हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और स्प्रिंग फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कुछ मेन बातें कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले देख लें। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से सर्टन हाइट पर हमने पहुंचना है, तो इट डजेंट मैटर कि आप इस हाइट तक किस तरीके से पहुंचते हैं, वर्क डन सिर्फ हाइट पे ही डिपेंड करेगा, और वो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा, रास्तों पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। और फिर कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन क्लोज पाथ में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वो कैसे जीरो हो जाता है, वो ऐसे जीरो हो जाता है कि आपने लेट से स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और ए से बी तक जाएंगे, तो आप बॉडी को डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं, बॉडी की फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया, जीरो। बी से सी ऊपर ले जाएंगे तो वर्क नेगेटिव होगा, सी से डी लेकर आएंगे वर्क फिर जीरो हो जाएगा, और डी से ए लाएंगे तो वर्क पॉजिटिव mgh हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन आपका फिर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो कंजर्वेटिव फोर्स में या फील्ड में क्लोज पाथ में किया गया वर्क डन जीरो हो जाता है। फिर कंजर्वेटिव फील्ड में जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली रिलेटेड टू द
कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखें यहाँ पर लेट से एक बॉक्स है, उसको हमने फोर्स F लगा के डिस्प्लेस किया तो वर्क डन हो गया FD। अब हमने उसको उठाया हुआ है और लेकर चल रहे हैं, एंगल 90 डिग्री हो गया, वर्क डन हो गया 0। फिर हमने उसको नीचे रखा, तो पकड़ा तो हुआ है लेकिन उसको रख रहे हैं नीचे की तरफ, एंगल हो गया 180, तो -FD। यहाँ पर भी बच्चों आपके पास टोटल वर्क डन क्या हो गया 0। फिर वो एग्जांपल, इस पॉइंट तक वर्क 0, ऊपर जाएंगे वर्क -mgh, इस तरफ आएंगे वर्क फिर से 0 और डाउनवर्ड आ जाएंगे तो वर्क हो जाएगा +mgh। क्लोज पाथ में काम किया तो वर्क फिर से क्या हो गया 0 हो गया। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपकी बुक में है, उस जैसा एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि 6 ब्रिक्स हैं जिनको हमने एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करना है। हर ब्रिक का मास m है, हाइट h है, तो हमें टोटल कितना काम करना पड़ेगा। अब बुक में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो तो पूरी एक टेक्निक है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इसका एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट है n×n-1 डिवाइडेड बाय 2 mgh। अब n क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू n यानी 6, 6 - 1 5 डिवाइडेड बाय 2, साथ आप लगा देंगे mgh, तो 30/2 15 mgh, ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ ब्रिक्स या स्टेकिंग द ब्रिक्स का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा के अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हम हुक्स लॉ पे आ जाते हैं, जो कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे जैसे स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी फोर्स भी चेंज हो जाएगी, बट वी नो दैट द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर्ड, 1/2 के एक्स स्क्वेयर्ड। तो लिसन वेरी केयरफुली बच्चों, ये जो वर्क डन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन स्क्वेयर्ड भी है। सो अगर हमारे पास हम कह दें कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दो स्प्रिंग्स का एक जैसा है, कांस्टेंट है, तो जो वर्क डन है वो टोटली डिपेंड करेगा एक्स स्क्वेयर पर। और अगर हम ये कह दें कि एक्सटेंशन दो स्प्रिंग्स की कांस्टेंट है, एक जैसी है, तो फिर वर्क डन डिपेंड करेगा उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स पर, और दोनों में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। यानी एक्सटेंशन जितनी बढ़ेगी उसके स्क्वेयर टाइम्स वर्क होगा, लेकिन के जितना बढ़ेगा उसका नॉर्मल टाइम जो है वो वर्क डन होता चला जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर लिखी है कि अगर स्प्रिंग को आप किसी पोजीशन x1 से x2 तक डिस्प्लेस करते हैं तो आपने कभी भी x2 - x1 का स्क्वायर नहीं अप्लाई करना, आपने हमेशा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर करना है। वो कैसे, यानी जैसे आप चेंज ऑफ वर्क डन फाइंड करते हैं तो आप करेंगे W2 - W1, तो W2 तो है 1/2 के x2 स्क्वायर, और W1 क्या है 1/2 के x1 स्क्वायर। तो इसमें से 1/2 के कॉमन लेने के बाद x2 स्क्वायर में से x1 स्क्वायर होता है माइनस। एक और मिसाल देता हूँ, 7 - 5 का स्क्वायर और 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर में बहुत फर्क है। 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हमारे पास 424 जो है ये आंसर आता है। तो दैट्स वाई बी वेरी श्योर कि आप कैलकुलेशन ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस इसी तरह इन्वॉल्व हैं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक आपने करना है। यहाँ पर एक सवाल है कि अगर W1 W2 W3 ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम A टू B अलोंग 3 डिफरेंट पाथ्स 1 2 एंड 3। A से B तक 3 रास्तों से आप गए हैं, 1 2 एंड 3, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फॉरेन कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, ग्रेविटेशनल फील्ड में तो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, वो सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, और बी पॉइंट की हाइट तो ग्राउंड से हर दफा सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अपने मेन आंसर पे आ जाएंगे कि तीनों केसेस में जो वर्क डन है वो क्या हुआ है, सेम हुआ है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस जो हैं उसमें फिर वैसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब जैसे यहाँ पर देखें, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मास गिवन है, ये वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू जो है वो कंपोनेंट्स में दी हुई है, और ये वेलोसिटी की एक फाइनल वैल्यू जो है वो कंपोनेंट्स में दी हुई है। ठीक है, और वर्क डन पूछा हुआ है,
तो वर्क डन बच्चों चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम पढ़ के तो आए। तो अब कंपोनेंट्स वाली वेलोसिटी को कैसे डील करना है, बहुत आसान है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें बस, 4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, और इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, √8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो ये देखें V1 का मैग्नीट्यूड लिया हुआ और ये V2 का, और फिर सिंपल डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया हो। तो इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, मैकेनिज्म मैंने समझा दिया है क्या है। अच्छा, इसी तरह ये देखेंगे एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली के साथ एक W वेट हैंग कर रहा है, दैट रन्स अलोंग द रेल। ये इसी तरह एक रेल के साथ साथ मूव करता है। द ट्रॉली मूव्स हॉरिजॉन्टली थ्रू अ डिस्टेंस P। ये जो ट्रॉली है ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है P, एंड साइमल्टेनियसली रेजेस द वेट थ्रू अ हाइट Q, और वेट को एक हाइट Q तक लिफ्ट अप करती है। ठीक है, आगे क्या पूछता है, एज अ रिजल्ट ऑफ द वेट मूव्स थ्रू द एज अ रिजल्ट द वेट मूव्स थ्रू X to Y, it starts and finishes at rest, how much work is done on the weight during the process। तो ये भी बच्चों वेट, जो भी वर्क हो रहा है कंजर्वेटिव फील्ड में हो रहा है, और कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क है वो वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है सिर्फ। तो mgh को ध्यान में रखते हुए mg को q से मल्टीप्लाई कर दें, और mg को क्या लिखें, wq। तो हमारे पास देखें WQC ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पर। WQ ओनली वर्टिकल हाइट जो है वो आपने एज्यूम करनी है। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहाँ पे देखें पढ़ रहा हूँ स्लोली स्टेडिली। एक लॉन्ग स्प्रिंग है जिसको 2 सेंटीमीटर हमने स्ट्रेच किया हुआ, और जब हमने 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है U। अगर हम उस स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर दें तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं आपको। देखें, पोटेंशियल एनर्जी वन जो है वो हमारे पास 1/2 K इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पोटेंशियल एनर्जी टू जो है वो हमारे पास 1/2 K 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को आपस में कर दें डिवाइड, U2/U1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, U2 इज इक्वल टू, इसको बच्चों आप 10/2 करके होल स्क्वायर कर दें और U1 लिख दें। ठीक है, तो U2 इज इक्वल टू 2 5 10, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25U1। अब इसको गौर से देखें, U2 इज इक्वल टू आप n स्क्वायर U1 भी लिख सकते हैं, बट व्हाट इज द n स्क्वायर। n है कि पहले एक्सटेंशन कितनी थी 2 सेंटीमीटर, फिर कितनी कर दी गई 10 सेंटीमीटर, तो कितने टाइम्स एक्सटेंशन बढ़ गई 5 टाइम्स। तो आपने सिंपल यहाँ पे 5 स्क्वायर U1 करके इसको सॉल्व कर देना है, और आपके पास बच्चों आपका शॉर्टली राइट आंसर आ जाएगा कि जो आपके पास वर्क डन होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पहले से 25 टाइम्स जो है वो ज्यादा होगी। So that is how students you can relate work with different quantities, different entities। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है खुद से इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा चैलेंज आपको फील होगा, तो यू विल डू इट बेटर। और वर्क के जो यूनिट्स हैं उन पे लास्टली बात कर लेते हैं। W इज इक्वल टू FD न्यूटन मीटर इक्वल्स टू जाउल्स, 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। ठीक है, फिर इसी तरह 1 कैलोरी 4.2 joules। So that's how you can use the relations। work done change of kinetic energy भी है, remember that work done change of potential energy भी है, remember that work done electron volt। ठीक है, या Q डेल्टा V के इक्वल भी हो सकता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इन केस ऑफ स्प्रिंग फोर्स इट इज 1/2 K x स्क्वेयर्ड। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इज इक्वल टू mgh, और मास अगर डायरेक्ट गिवन ना दिया हो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी हाइट, और यही वर्क का फॉर्मूला आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे ज़रा सब बच्चे मैसेजेस में ओके रिपोर्ट दे दें कि आज का लेक्चर और इसमें यूज़ होने वाले डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो आपको कवर अप हुए।
अब डायमेंशन मैंने वर्क की ओपन कर दी है, डायमेंशन से याद है डायमेंशन भी होती है वर्क की, ml2 t-2। ठीक है, कर लोगे बच्चों तैयार? डन।